अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप हुसैन। आज इधर हम डिस्कस कर रहे थे CS 101, इसका मॉड्यूल नंबर 45 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो आपके जो हैंडआउट्स हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं, और उसमें जो भी आपके थियोरेटिकल चीज़ें लिखी होती हैं वो आपको नॉर्मल पढ़ते हैं, समझ नहीं आती तो उसी को मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको आसान अल्फाज में समझाने की। तो स्टार्ट करती हैं जी। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। लेक्चर नंबर 45 से आपका एक नया मॉड्यूल इसके अंदर स्टार्ट हो रही है। सारे जो अगले 8-10 मॉड्यूल्स होंगे वो टोटल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर है। तो ये 45 जो है ये आपका उसकी हिस्ट्री के बारे में है, तो हम इसके डिस्कशन करते हैं कि टुडेज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट हैव ग्रोन फ्रॉम द हम्बल बिगिनिंग। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता दूं जनरल टर्म्स में कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। सॉफ्टवेयर जो है इसकी दो कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर की। एक को आप बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे को आप बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, ये स्पेसिफिक फॉर वन पर्पस होता है। ठीक है, ये किसी एक खास मकसद के लिए जो है वो स्पेसिफिक होता है। और ये जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये ओवरऑल चीज़ों को देखता है, ओवरऑल और जेनेरिक, या आप इसको कह लें कि ये मोर देन वन इसका पर्पस होता है, एक से ज्यादा मकसद के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, जो एक से ज्यादा काम जिसने देखना होता है। तो आजकल जो के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैकेज हैं, और वो एक स्टार्ट में जो था वो सिंपल से बिगेनिंग हुई थी सॉफ्टवेयर्स की, तो वो उससे बहुत कहानी आगे जा चुकी है। तो जो कंप्यूटर्स थे 1940s और 1950s के अंदर, दे वर नॉट फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि वो डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से लचक दिखा दे, यानी कि अब कोई शख्स होता है तो वो बच्चों के लिए हल्का टफ टाइम देता है और बड़ों को ज्यादा स्ट्रॉन्ग टफ टाइम देता है, तो इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं कि यार आपको हमारे लेवल के हिसाब से हम पे सख्ती करनी चाहिए। अगर हम सीनियर क्लासेस में हो तो हम पे ज्यादा आप स्ट्रिक्टनेस कर सकते हैं कि जी अब आप बड़े हैं, सर्दी में आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, ठंडे पानी में नहा सकते हैं। लेकिन अगर जो छठी सातवीं का बच्चा है उस पर अगर हम यही प्रेशराइज करेंगे, वो बच्चा जल्दी बीमार हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही होता है कि आपने टफ जो स्ट्रांग बंदा है उसको टफ टाइम दे दो, जो हल्का बंदा है उसको कम टफ टाइम दो। और एफिशिएंट का मतलब है कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, फास्टर होते थे। तो वो नहीं थे उस वक्त, ना वो फ्लेक्सिबल थे ना वो फास्टर थे। सो मशीन ऑक्युपाइड द एंटायर रूम, पूरा पूरा कमरा भर जाता था। 2 मरले का, 2.5 मरले का, तो एक आपका कह लें कि कमरे जितना एक कंप्यूटर होता था। So program execution requires significant preparation of the equipment in term of mounting magnetic tape, placing punch cards in card readers and setting switches and so on। तो उस वक्त जो प्रोग्राम को चलाना जो था वो बेसिकली था कि आप इक्विपमेंट्स को मैनेज करते थे। इसको आप कहते थे कि ये प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है। यानी कि आप उसके अंदर जो मैग्नेटिक टेप्स होती थी, ये पुराने जो VCR अगर आप लोगों को याद हो उस टाइप की ये चीजें होती थी, और वो भी रील्स आ गई थी। उससे भी पीछे चले जाएं तो वो जो 3 इडियट में आपने देखा होगा, वो एक ओपेरा सुन रहा होता है और वो एक गोल सी डिस्क बड़ी सी होती है, वो मैग्नेटिक टेप होती है। तो मैग्नेटिक डिस्क, और उसी को चलाने के लिए फिर मैग्नेटिक टेप्स होती थी। तो उसके अलावा पंच कार्ड्स होते थे, कार्ड रीडर्स के ऊपर आप पिनों के साथ वो एंट्री करते थे। स्विच कभी आगे मूव कर रहे हैं, कभी पीछे मूव कर रहे हैं, तो इस तरह से वो काम चल रहा होता था। टू एग्जीक्यूशन ईच प्रोग्राम कॉल्ड अ जॉब, यानी जो किसी भी प्रोग्राम को चलाने को आप एक जॉब कहते थे। एंड वाज हैंडल एज एन आइसोलेटेड एक्टिविटी। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि एक ही बंदा वो जो पूरा का पूरा सिस्टम को हैंडल कर रहा हो, यानी पूरे के पूरा वो इंटरनली क्या कह लें कि एक तो सेपरेट, कि एक चीज के साथ आप दूसरा काम नहीं कर सकते थे, और वो जब एक चल रही होती थी तो ऑल इन ऑल वही होती थी। मशीन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, मशीन को पहले प्रोग्राम को चलाने के लिए रेडी करना पड़ता था, फिर प्रोग्राम्स जो थे वो एग्जीक्यूट होते थे, और फिर जो ऑल टेप्स पंच कार्ड्स इनको भी आपने रिट्रीव करना होता था बिफोर द नेक्स्ट प्रोग्राम प्रिपरेशन कुड बिगिन। तो वो जो प्रीवियस होता था उनको उतार के तो नए रिकॉर्ड के लिए, नए प्रोग्राम के लिए वो दोबारा न्यू चीजें आपको लगानी पड़ती थी। So when several users needed to share a machine, sign-up sheets were provided so that the user could reserve machine for block of time। ठीक है।
यानी कि जब आपको मल्टीपल यूजर्स को जरूरत होती थी, बहुत सारे लोगों ने एक मशीन को यूज करना होता था, तो साइन अप शीट्स होती थी, एंट्रीज होती थी कि जी इतने से इतने बजे तक इस बंदे का काम है। तो वो उसमें से जिस तरह अब एक वीडियो है, वीडियो सपोज घंटे की है, तो 8 लोगों की उसमें क्लिप्स हैं। तो आगे जो पहले 8 मिनट की वीडियो फलां बंदे की है, अगले 3 मिनट की फलां की है, फिर आगे 10 मिनट की फलां बंदे की है। तो वो ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो इस तरह से वो रिजर्व होती थी चीजें, इतनी देर इनके लिए यूज है, इतनी देर के लिए इसका इतनी देर के लिए इसने यूज किया। सो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड एलोकेटेड टू अ यूजर, द मशीन वॉज टोटली अंडर दैट यूजर कंट्रोल। तो जो एक बंदे को एलोकेटेड टाइम पीरियड होता था, मशीन टोटली उसी के कंट्रोल में होती थी। सो द सेशन यूजली बिगेन विद द प्रोग्राम सेटअप फॉलोड बाय द शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कि उसमें जो सेशंस होते थे वो एक प्रोग्राम के सेटअप के साथ स्टार्ट होते थे कि एक बंदे के लिए सारी सेटिंग्स कर दी गई हैं। फिर एक छोटे छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो 5 मिनट का सेशन है, 10 मिनट का, ये घंटे का सेशन है, वो उसके लिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता था। सो इट वाज ऑफन कंप्लीटेड इन अ हरिड एफर्ट to do just one more thing कि it will only take a minute while the next user was impartially starting to set up। यानी कि एक बंदे का जब वो जैसे ही कंप्लीट होना हो तो जल्दी में किया होता था कि कुछ ही देर में अगले बंदे का काम स्टार्ट होने वाला है। सो इन सच एनवायरमेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम begins as a system for simplifying the program setup and for the streamlining the transitions between the job। यानी एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर उसको इस तरह से डेवलप किया जाने लगा कि वो चीज़ों को सिंप्लीफाई करे। कि प्रोग्राम सेटअप है, एक बंदे का काम कंप्लीट हो रहा है तो अगले बंदे के लिए वो उस चीज़ को खुद ही रेडी कर दे। और इसके अलावा जो स्ट्रीमलाइन कर दे चीज़ों को जॉब्स के अंदर, के एक जैसे ही खत्म ऑटोमेटिकली अगली चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। One early development was separation of and equipment, which eliminated the physical transition of people in and out of the computer's room। यानी कि उन्होंने जो यूजर्स को काम मिक्स होना हो जाए तो उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट होती थी कि वो निशानियां रखते हैं, अच्छा इतने से इतनी देर फलाने का, इतने से इतनी देर फलाने का, उन्होंने वो सारा कुछ उसमें से निकाल दिया। ये एक अर्ली डेवलपमेंट थी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। फॉर दिस पर्पज कंप्यूटर ऑपरेटर्स वर हायर्ड टू ऑपरेट द मशीन। इस पर्पस के लिए आपने कंप्यूटर के ऑपरेटर्स को हायर करते थे ताकि वो मशीन्स को जो है वो प्रॉपरली ऑपरेट करें। Anyone wanting a program run was required to submit it along with any required data and specific directions about the program's requirement to the operator and return later for the result। यानी कोई भी वन जो प्रोग्राम, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन जो प्रोग्राम को चलाना चाहता था, उसको के लिए क्या होता था, कुछ कंडीशंस लगाई जाती थी कि आपने उस प्रोग्राम को पहले सबमिट करना होगा और उसके साथ साथ जो भी रिक्वायर्ड डेटा और स्पेसिफिक डायरेक्शंस की किस तरह से ये आपने इसको रन करना है प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के बारे में, वो जो प्रोग्राम के लिए आप ऑपरेटर हायर करते थे कंप्यूटर की मशीन वाला, उसको आप जाके देते थे और वो उसको चलाता था और फिर वो आपको रिजल्ट्स देता था। जिस तरह अब क्या है कि आपने ब्लड टेस्ट करवाने होते तो आप ब्लड का सैंपल जाके लेबोरेटरी पे देते हैं ना, तो लेबोरेटरी वाले उसको चलाते हैं, चलाने के बाद रिजल्ट आता है और फिर वो आपको देते हैं। लेकिन क्या है, अब जो शुगर वाली मशीन है वो घर में आ गई है, तो लोग अब क्या करते हैं, डायरेक्ट उंगली से ब्लड निकाला, चिप पे लगाया, मशीन में लगाया, वो फौरन आपको शुगर बता देता है। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जब ये मशीन नहीं आई थी तो वो उसी तरह से मैनुअल ब्लड निकाल के लेबोरेटरी पे देना पड़ता था और वो टेस्ट रन होता था और उसके बाद आपको वो आपकी शुगर बताई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट डे रिपोर्ट आती थी। तो अब चीजें उससे फास्ट हो गई हैं। तो ऑपरेटर जो था वो फिर क्या करता था, इन टर्न लोड दीज मटेरियल इनटू द मशीन्स मैस स्टोरेज वेयर द प्रोग्राम कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम कुड रीड एंड एग्जीक्यूट देम वन बाय वन। तो वो जब आप उसको सारी रिक्वायरमेंट ऑपरेटर को देकर आते थे तो ऑपरेटर ने उसको चलाना होता था, तो ऑपरेटर उसको लेकर मशीन को जाके उसमें एंट्रीज करता था और फिर वो मशीन उसको रन करके आपको रिजल्ट देती थी। सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ बैच प्रोसेसिंग, the execution of jobs by collecting them in a single match, then executing them without further interaction with the user। तो इसके बाद क्या हुआ था कि इस जब ये काम हुआ था ना ऑपरेटर के साथ, इसको कहा गया था कि ये जी बैच प्रोसेसिंग है। बैच का मतलब क्या होता है कि एक जैसी जॉब्स जो होती थी ना वो बंदे के पास इकट्ठी आ जाती थी, तो वो उनको पकड़ता था और एक जैसे काम जो होते थे उनको एक साथ चला देता था। यानी कि ब्लड टेस्टिंग है,
तो वो आपने एक तरह के जो टेस्ट है तो उसके जितने भी सैंपल्स होंगे वो एक ही बार मशीन में डाल के उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। So in batch processing system, jobs residing in mass storage wait for executing at a job queue। यानी एक जॉब का मतलब है कि एक टास्क, तो 10 टास्क हैं, उनका रिजल्ट सेम ही आना है, एक ही तरह का काम है, लेकिन कैलकुलेशन अलग अलग होगी, तो वो एक ही साथ एक लिस्ट में बना के उसको कंप्यूटर को दिए जाते थे। वो पहले पहला टास्क करके उसका रिजल्ट निकाल लेता था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और 10 के 10 का एंड में इकट्ठा आपको अलग-अलग रिजल्ट दे देता था। तो वो जो पहला जब तक जॉब चल रही है, पहला टास्क चल रहा है, तो बाकी 9 को वेट करना पड़ेगा, वो रिजल्ट उसका आ जाएगा, फिर दूसरा चलना शुरू हो जाएगा, तो पिछलों को वेट करना पड़ेगा। ये बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर होता था। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com पे जाइए, हुसैन साजिद सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मेरा आप इंस्टाग्राम अकाउंट भी विजिट कर सकते हैं, हुसैन साजिद ऑफिशियल के नाम से है। और इसके अलावा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी पाकिस्तान का पेज है, इसको भी लाजमी लाइक कीजिएगा। AI कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से आपका फेसबुक पे, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, तो इसको भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। और इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो पाइथन करियर ट्रेनर्स के नाम से भी पेज है जी, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। आप डिफरेंट IT के कोर्सेज, आप अमेजोन एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, और इस तरह के डिफरेंट फील्ड्स को आप सीखना चाहते हैं, तो आप पाइथन करियर ट्रेनर्स के पेज को भी लाजमी फॉलो करें। और यहाँ हर स्लाइड के लेफ्ट पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया जा रहा है, इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। अब क्यू की हम बात कर रहे थे। क्यू एक स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन होती है इन विच ऑब्जेक्ट्स आर ऑर्डर्ड इन फर्स्ट आउट फैशन। ठीक है, कि जो आपने टास्क करना है, वो जॉब्स जो होंगी, वो जो पहले काम जिसने कहा उसका काम पहले नंबर पे लग जाएगा, अगली टिकट जिसने ली उसका सेकंड पे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और इस तरह से वो पूरी एक क्यू रेडी हो जाती है कि ये 10 काम है आपने करने हैं। सो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के फैशन में चलती है। ठीक है, that is the objects are removed from the queue in order in which they are arrived। यानी जिस तरह से ऑर्डर आए थे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर के अंदर वो चलते हैं। इन रियलिटी मोस्ट जॉब क्यूज डू नॉट rigorously follow FIFO structure, first in first out। ठीक है, since most of operating system provide the consideration of a job priority। अब स्टार्टिंग में तो वो था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के साथ, जो पहले आया वो पहले चलेगा। अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि अक्सर होता है कि मेरे साथ भी ये होता था, नान लेने जाते थे होटल पे, ये रोटियां लेने गए हैं, अब उधर कोई बंदा आया, उसने इकट्ठी 100 रोटियों का ऑर्डर दे दिया। अब मुझे 2 रोटियां चाहिए, तो मुझे 100 रोटियों के लिए मुझे कोई आधा पौना घंटा या 1 घंटा वेट करना पड़ता था। तो इसकी जगह पर क्या है कि उसको प्रायोरिटी दी जाती है, यार ये 2 रोटियों वाला है, चलो इसको पहले दे के भेज दो, 100 वाले को तो वैसे भी टाइम लगना है, तो रश लग जाएगा। तो वो छोटे छोटों को साथ साथ फ्री भी करते रहते थे, जो छोटे मोटे आते रहते थे। तो इसको बोलते हैं प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो इस वक्त लेटेस्ट हैं वो प्रायोरिटाइज करते हैं चीज़ों को, छोटी चीज़ को जल्दी वाइंड अप कर दिया, बड़ी चीज़ को थोड़ा स्लो कर दिया। एज अ रिजल्ट जॉब वेटिंग इन जॉब क्यू कैन बी बम्प्ड बाय अ हायर प्रायोरिटी जॉब। यानी एक जॉब चल रही है उसको रोक के तो एक हाई प्रायोरिटी दे दो कि इसको जल्दी से फ्री कर दो, तो उसको कर दिया जाता है। ठीक है, आपके पास ये जॉब जो है, प्रोग्राम डेटा एक जॉब की क्यू लगी हुई है, और वन बाय वन जाके जॉब एग्जीक्यूट होती है और उसका जो है वो रिजल्ट निकलता रहता है। सो इन अर्ली बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स ईच जॉब वाज accompanied by a set of instructions explaining the steps required to prepare the machine for that particular job। यानी जो स्टार्टिंग वाली बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता था, हर जॉब जो था उसके साथ इंस्ट्रक्शंस भी लिखी जाती थी, और वो जो इंस्ट्रक्शंस होती थी वो एक्सप्लेन करती थी उन स्टेप्स को जो कि उस जॉब को रेडी करने के लिए या वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए मशीन ने जिन स्टेप्स को फॉलो करना होता था, वो हर एक की इंस्ट्रक्शन उसके साथ लिखी होती थी। सो दीज इंस्ट्रक्शंस वर एनकोडेड यूजिंग सिस्टम नोन एज अ जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। एक JCL के नाम से जॉब कंट्रोल लैंग्वेज होती थी, उसके साथ उन इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता था। यानी एक तो है ना कि आप इंग्लिश के अंदर एक चीज के स्टेप्स लिखेंगे तो वो लंबी लंबी लाइंस आपको लिखनी पड़ेंगी, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर आप उसको 2-2 लाइनों में, 3-3, एक लाइन के अंदर 2 वर्ड हैं, 3 वर्ड हैं, 4 वर्ड हैं, इतने छोटे छोटे टास्क के साथ आप उस चीजों को लिख सकते थे। ठीक है, so when the job was selected for execution, the operating system printed these instructions at printer where they could be read and followed the computer operator।
ठीक है, तो जब जॉब को सिलेक्ट किया जाता तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वहां पर एक प्रिंटर लगा होता था उनके साथ, उसके ऊपर वो प्रिंट करता था। जिस तरह आप स्क्रीन पर चीजें आप देख सकते हैं, उस टाइम इस तरह की स्क्रीन्स नहीं थी स्टार्टिंग में, तो उसके साथ अलहदा से वो प्रिंटिंग की एक जगह होती थी, या उसको स्क्रीन ही कह लें, वहां पर चीज नजर आती थी कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन चल गई है, कैसे कैसे हो रहा है। दिस कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम and operator is still today seen today as a witness by the PC operating system that reports such errors, net not available, printer not responding। जिस तरह से ये आज ये वाला हमारे यहाँ भी हो रहा है, कभी मैं कोई काम कर रहा हूँ तो स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा जी फलानी चीज हिल गई है, चार्जर कंप्लीट हो गया, तो मुझे स्क्रीन के ऊपर एक वो मैसेज आ जाएगा चार्जिंग हैज बीन कंप्लीटेड। तो इस तरह के यही काम आज भी चल रहा है और उस वक्त भी होता था। एक मेजर ड्रॉबैक था इसका ऑफ यूजिंग कंप्यूटर ऑपरेटर एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इट्स यूजर इज दैट यूजर हैव नो इंटरेक्शन विद देयर जॉब वंस दे आर सबमिटेड टू द ऑपरेटर। यानी नुकसान क्या था कि कंप्यूटर को चलाने वाला और होता था। जिस तरह अक्सर होता है कि आपने सीवी बनवानी होती तो आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप डायरेक्ट खुद नहीं बता के देख सकते, वो बंदा कंप्यूटर को यूज कर रहा है और आपने उस बंदे को इंफॉर्मेशन दे दी, उसने फिर सीवी बना के आपको देनी होती है। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक था कि आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था। सो दिस अप्रोच इज एक्सेप्टेबल फॉर सम एप्लीकेशन सच एज पेरोल प्रोसेसिंग इन विच डेटा एंड ऑल प्रोसेसिंग डिसीजंस आर स्टैब्लिश्ड इन एडवांस। यानी कि जब आप कोई अपना पेरोल प्रोसेसिंग कर रहे हैं कि महीने के एंड पे जो सैलरीज निकलनी है, तो वो सारा सिस्टम है, तो वो शुरू में एक ही दफा डेटा दे दिया जाता है और फिर वो उन्होंने खुद से ही वो हैंडल करना होता है। यहाँ पर तो ये बात ठीक है, लेकिन जब यूजर मस्ट इंटरेक्ट विद द प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, उस वक्त ये चीज ठीक नहीं है। यानी कि जब आपको जरूरत पड़ती है कि आपने बार बार इंटरेक्ट करना है सिस्टम के साथ, तो उस वक्त ये चीज अप्रोच अच्छी नहीं है। लाइक रिजर्वेशन सिस्टम इन विच रिजर्वेशन एंड कैंसलेशन मस्ट बी रिपोर्टेड एज दे अकर। यानी रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर क्या है कि आपने बुकिंग करवाई है, तो आपने कहा है जी मैंने लाहौर से मैंने कराची जाना है, आपने टिकट बुक करवा दिया, अब आपने कैंसिल करना है तो आपको फौरन वो चीज़ कैंसिल होनी, तो आपका डायरेक्ट सिस्टम के ऊपर ऑप्शन होनी चाहिए कैंसिल करने की। आप उबर या क्रीम यूज करते हैं, आपने ऑनलाइन गाड़ी मंगवाई है रेंट की, तो आप उसको वो गाड़ी आ रही है लेकिन आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो उसको फौरन पता चल जाना चाहिए कि भाई मेरी राइड कैंसिल हो गई है, मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली सिस्टम्स के साथ कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करना जरूरी है। तो ऐसे केस के अंदर ये वाला जो प्रोसेस था कि एक ऑपरेटर बीच में होता, पहले आप उसको बताते वो करता, ये गलत था। वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम जिसके अंदर आप कोई एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, फौरन आप जो जो लिख रहे हैं वो साथ साथ लिखा जा रहा है। कंप्यूटर गेम्स है जिसके अंदर आप गेम खेल रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आप एक थर्ड पर्सन के थ्रू गेम खेलेंगे, आप उस बंदे को बताएंगे आप ये वाला बटन प्रेस करो, आप ये वाला, तो इस तरह आपको गेम खेलने का मजा ही नहीं आएगा। तो ऐसी जगहों पर ये कंप्यूटर ऑपरेटर वाली जो ऑप्शन थी ये फेल हो जाती है। टू अकोमोडेट दीज नीड्स न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड। यानी ये जो मसले थे कि आप डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं यूज कर सकते थे, बीच में ऑपरेटर होता था वो यूज करता था। उसके बाद फिर जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए, उसके अंदर क्या था कि प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होते हैं वो एक डायलॉग यूजर थ्रू रिमोट टर्मिनल्स का मतलब है कि आप कहीं दूर बैठकर भी उसको उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ना इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग। अब ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, कि इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग क्या होती है, कि आपने इन जरूरियात को पूरा करने के लिए जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनके अंदर आगे एक फीचर आ गया कि आप जो है वो यूजर जो है वो रिमोटली दूर बैठकर आप उसको हैंडल कर सकें, आप उसको इंटरेक्ट कर सकें, आप उसको कंट्रोल कर सकें। एक टर्मिनल था कि जिसके अंदर क्या कंसिस्टेड ऑफ लिटिल मोर देन एन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर बाय विच यूजर कुड टाइप इनपुट एंड रीड कंप्यूटर रिस्पॉन्स दैट वाज प्रिंटेड ऑन पेपर। तो एक टर्मिनल बनाया गया था जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर होता था और उसके साथ साथ एक आउटपुट के प्रिंटेड पेपर पर उसकी चीजें आती थी। आजकल ये जो टर्मिनल है इसको इवॉल्व करके एक सोफिस्टिकेटेड डिवाइस जिसको कि आप वर्क स्टेशन कहते हो, और पीसी के अंदर ये इसको चेंज कर दिए गए स्टैंड अलोन जो हम लैपटॉप कंप्यूटर घर में यूज करते हैं। तो इसके अंदर आप डायरेक्टली जो कंप्यूटर से रिस्पॉन्स आ रहा है आप फौरन स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर। आपका कोई भी सवाल हो तो ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, आप इस पर मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी मेरे से पूछ सकते हैं, और आपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करना हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।